नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेस ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, हम 9th क्लास एनसीईआरटी न्यू सिलेबस के अनुसार 9th क्लास का जो नेक्स्ट चैप्टर है 14वें नंबर का, केदारनाथ अग्रवाल के द्वारा लिखी हुई कविता है चंद्र गहना से लौटते बेर। यानी ये एक ऐसी कविता है जिसके अंदर कवि केदारनाथ ने प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया है। उन्होंने शहरी और जो ग्रामीण परिवेश है, वहाँ की जो संस्कृति है, उनके अंदर क्या अंतर है, इस बारे में भी बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया है। तो देखिए बच्चों, इस चैप्टर को हम लोग शुरू करें उससे पहले मैं आपको एक शॉर्ट परिचय जो है केदारनाथ अग्रवाल का बता देता हूं। तो आप सभी अपनी अपनी बुक निकाल लीजिए और फिर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं कि जो केदारनाथ अग्रवाल हैं, उनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमासिन गांव के अंदर हुआ। अगर हम परिचय की बात करें तो कहां पर जन्म हुआ है, ये देखिए बच्चों 1911 के अंदर। अगर हम बात करें परिचय, एक छोटा सा परिचय आप नोट कर लीजिए, क्योंकि आपके जो सिलेबस है उसमें जो पेपर आने वाला है उसमें आपके परिचय नहीं पूछा जाएगा। फिर भी आप इन चीज़ों को लिख ले थोड़ा सा कि सन 1911 ईस्वी के अंदर, सन 1911 ईस्वी के अंदर इनका जन्म हुआ है और उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमासिन गांव में हुआ। उनकी शिक्षा इलाहाबाद और आगरा विश्वविद्यालय से हुई। अगर हम बात करें शिक्षा के बारे में तो इलाहाबाद और आगरा विश्वविद्यालय से इनकी शिक्षा हुई। इनकी शिक्षा इलाहाबाद तथा आगरा विश्वविद्यालय से हुई। आगरा विश्वविद्यालय से इनकी शिक्षा हुई। केदारनाथ अग्रवाल जो हैं वो पेशे से क्या थे, वकील थे। अगर हम बात करें कि वो व्यवसाय से क्या थे बच्चों, तो व्यवसाय से वो वकील थे और उनका जो तत्कालीन जो साहित्य है वो आंदोलन से गहरा जुड़ाव रहा है। यानी कि उस समय जो आंदोलन हुए थे, आंदोलनों के साथ में भी वो काफ़ी जुड़े हुए थे, उनका बहुत गहरा संबंध रहा है। तो हम बात करें कि भाई इनका जन्म 1911 के अंदर हो गया और उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के अंदर इनका जन्म हुआ है। पेशे से क्या थे, ये वकील थे और जो आंदोलन हुआ है उनके साथ उनका गहरा जुड़ाव रहा है साहित्यिक आंदोलन से। और सन 2000 के अंदर इनका जो है देहांत हो गया, इनका देहावसान हो गया 2000 ईस्वी के अंदर। ठीक है, तो एक छोटा सा परिचय अगर हम बात करें, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। वकील होते हुए भी इनका साहित्यिक आंदोलन से जुड़ाव रहा और मार्क्सवाद एक विचारधारा हुई थी जिससे ये काफ़ी प्रभावित हुए थे और फिर प्रगतिवादी धारा के भी ये प्रमुख कवि बने। तो इस तरह से आप ये कुछ बातें हैं जो जरूर इसमें ध्यान रख लेंगे। केदारनाथ अग्रवाल पेशे से वकील थे। अगर हम बात करें तो ये पॉइंटों में लिख लेंगे, ये पेशे से यानी कि व्यवसाय क्या था, पेशे से वकील थे, पेशे से वकील थे। और अगर हम बात करें निधन, तो इनका जो निधन है सन 2000 ईस्वी में हुआ। ठीक, नींद के बादल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, पंख और पतवार, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापें और कहे केदार खरी खरी, उनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। यानी इनके द्वारा जो रचनाएं लिखी गई हैं उनका ये छोटा सा वर्णन दिया गया है, तो आप इनको नोट कर लेंगे देख करके अपनी बुक में से।
और इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। तो ये मैंने आपको समझा रखा है बच्चों कि हिंदी साहित्य के अंदर जो 4 काल हुए हैं, जिसमें पहला काल है आदिकाल, फिर भक्ति काल, फिर रीति काल, फिर आधुनिक काल। और आधुनिक काल के अंदर भी जो पहला काल है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग, ठीक है ना, प्रयोगवादी युग, फिर प्रगतिवादी युग, और उसके बाद में अगर हम बात करें तो फिर नई कहानी आंदोलन होती है। तो इस तरह से ये सारे जो क्रम है दिमाग में रखेंगे तो ये प्रगतिवादी जो धारा है उसके प्रमुख कवि माने जाते हैं। जन सामान्य का संघर्ष और प्रकृति सौंदर्य उनकी कविताओं का मुख्य प्रतिपाद्य है। यानी कि अगर हम बात करें कि केदारनाथ अग्रवाल की कविताओं में मुख्य रूप से किस विषय को लेकर के उन्होंने कविता लिखी है, तो कहने का मतलब एक तो जो सामान्य लोग हैं, आम आदमी है, उनका जीवन में जो संघर्ष है उसके बारे में, और प्रकृति का जो सौंदर्य है, प्राकृतिक जो सौंदर्य है उसका वर्णन उन्होंने किया है। उनके यहाँ प्रकृति का एक यथार्थवादी रूप व्यक्त हुआ है जिसमें शब्दों का सौंदर्य, ध्वनियों की धारा है और है स्थापत्य की कला। संगीतात्मकता उनके काव्य की एक अन्यतम विशेषता है। बुंदेलखंडी समाज का दैनंदिन जीवन अपने खुलेपन और उमंग के साथ उनके काव्य में अभिव्यक्त हुआ है। केदार कविता की भाषा को लोक भाषा के निकट लाते हैं और ग्रामीण जीवन से जुड़े बिंबों को, बिंब का मतलब होता है दृश्यों को, आत्मीयता के साथ में वो क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। तो ये जो कविता हम पढ़ने वाले हैं, चंद्र गहना से लौटती बेर, इसके अंदर भी उन्होंने ग्रामीण परिवेश की, वहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता है उसका बहुत अच्छे से यहाँ पर चित्रण किया है। तो देखिए, प्रस्तुत कविता में कवि का प्रकृति के प्रति गहन अनुराग व्यक्त हुआ है। यानी कवि प्रकृति से कितना प्रेम करते हैं, ये बात इनकी इस कविता के अंदर क्या हुई है, व्यक्त हुई है। यानी प्रस्तुत कविता में कवि का प्रकृति के प्रति गहन अनुराग यानी प्रेम व्यक्त हुआ है। वह चंद्र गहना नामक स्थान से लौट रहा है। यानी जो कवि है वो चंद्र गहना एक स्थान है, वहाँ से वापस लौट रहा है, और वापस लौटते समय वो एक खेत पर, एक खेत की जो मेड़ होती है, यानी वह सीमा रेखा जो 2 खेतों को आपस में विभाजित कर देती है, तो जिसको पगडंडी भी बोलते हैं, डोला भी बोलते हैं अपन, ठीक है ना, डोल भी बोलते हैं। तो वो चंद्र गहना से लौट रहा है और लौटते हुए उसने किसान मन को खेत खलियान एवं उनका प्राकृतिक परिवेश जो है वो सहज आकर्षित कर लेता है, उसे आकर्षित कर लेता है। इस कविता में कवि की उस सृजनात्मक कल्पना की अभिव्यक्ति है जो साधारण चीज़ों में भी असाधारण सौंदर्य देखती हैं और उस सौंदर्य को शहरी विकास की जो तीव्र गति के बीच भी अपनी संवेदना में सुरक्षित रखना चाहती है। यहाँ प्रकृति और संस्कृति की एकता व्यक्त हुई है। यानी प्रकृति और संस्कृति, तो दोनों रूपों में हम लोग ये ध्यान रखेंगे बच्चों। तो आप ये ध्यान रखें कि इस पाठ के अंदर जो कवि है वो चंद्र गहना नामक स्थान से लौट रहा है और जिन खेत खलियानों, किसानों का या फिर खेती हर मजदूरों को देखा, उनका चित्रण करते हुए वहाँ के प्राकृतिक परिवेश को देखकर अपनी अभिव्यक्ति यानी अपने भावों की अभिव्यक्ति की है। कवि स्वयं खेत की मेड़ पर बैठा हुआ है, खेत में लहराती फसलों को, सुदूर तक फैले चित्रकूट की पहाड़ियाँ और उन पर उगे हुए वृक्षों को देखता रहता है। और इस प्रकार ये कविता जो है प्रकृति और संस्कृति का एक मनोरम चित्रण इस कविता के अंदर किया गया है। तो देखिए बच्चों, अब हम यहाँ पर पढ़ते चलेंगे कि जो कवि केदारनाथ जी हैं, गांव के परिवेश का चित्रण करते हुए कहते हैं कि मैं चंद्र गहना नामक स्थान को देख करके लौट आया हूं। तो ये जो पंक्तियां मैं लिख रहा हूं इनको हम पढ़ते चलेंगे और इनका अनुवाद करते चलेंगे। देखो क्या कह रहा है ये, देख आया चंद्र गहना, यानी चंद्र गहना नामक स्थान को देख करके मैं वापस लौट आया हूं। देखता हूं दृश्य अब मैं, और उसके बाद मैं देखता हूं दृश्य अब मैं।
मेड़ पर, मेड़ जो होती है दो खेतों को विभाजित करने वाली जो सीमा रेखा होती है उसको मेड़ बोलते हैं, डोल भी बोलते हैं। तो मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, यानी कवि अकेला वहां पर बैठा हुआ है और एक बीते के बराबर, बीते मतलब एक बालिश्त भर, एक छोटा सा, एक बीते के बराबर, तो एक बीते शब्द का अर्थ लिख लिया बालिश्त या छोटा, बीते के बराबर, एक बीते के बराबर यह है हरा चना, चने की बात हो रही है। बांधे मुरेठा, मुरेठा का मतलब है पगड़ी, साफा जिसको बोलते हैं, बांधे मुरेठा यानी पगड़ी, शीश पर, शीश मतलब सिर पर, ठीक है, और छोटे गुलाबी फूल का, यानी कि चने के ऊपर जो छोटे गुलाबी फूल आ जाते हैं उनको ऐसे कल्पना करिए कि मानो दूल्हे ने सज गया है और अपने सिर के ऊपर उसने पीले रंग की जो पगड़ी है वो पहन रखी है, छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है, सजकर खड़ा है, पास ही मिलकर उगी है, और उसी के पास में, यहां लिख देता हूं, पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हटीली। तो यही क्वेश्चन आएगा कि अलसी को हटेली क्यों कहा गया है। भाई जो चने होते हैं उन चनों के बीच में एक अलसी का पौधा लग जाता है और वो बिना उगाए लगता है, ठीक है ना, तो और पतला लंबा पौधा होता है अलसी का, तो जब हवा चलती है तो हिलता भी है लेकिन वो हटता नहीं है, तो कह रहे हैं कि उसको हटीली कहा है कि जो हट पूर्वक वहां पर डटा रहता है, ठीक है। देह की पतली, उसको क्या बताया है कि शरीर से कैसी है, पतली, देह की पतली, कमर की है लचीली, नीले फूल नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर, अब सुनो बच्चों, यहां पर देखिए दो चीजों का वर्णन किया जा रहा है। एक तो बात यह आ रही है कि कवि यहां पर यह कहना चाह रहा है कि एक ग्रामीण परिवेश का चित्रण कर रहा है, तो यहां पर जो चना है ना, चने को तो क्या कहा गया है, दूल्हा, क्या कहा गया है, दूल्हा, ठीक है ना। और ये जो अलसी है, अलसी का जो पौधा है इसको कहा गया है हटीली यानी जिद्दी। तो ये दो क्वेश्चन है, इन दोनों का आप पहले पूरा अर्थ समझे पहले इसको, कि जो कवि केदारनाथ अग्रवाल जी हैं वो प्राकृतिक सुंदरता का या ग्रामीण परिवेश का चित्रण कर रहा है, और ग्रामीण परिवेश का चित्रण करते हुए बताता है कि मैं चंद्र गहना नामक स्थान को देख करके और वहां से लौट आया हूं, और लौट कर आकर के मैं खेत की मेड़ के ऊपर अकेला बैठ गया हूं। देखता हूं दृश्य, अब मैं क्या दृश्य देखता हूं, देखो मेरे सामने क्या दृश्य दिखाई देता है, एक बीते के बराबर, एक बालिश्त भर, एक छोटा सा चना, ठीक है ना, ये हरा चना, बांधे मुरेठा शीश पर, ठीक है, ये बीते का मतलब ठिगना भी ले सकते हो, छोटा भी ले सकते हो, बालिश्त भी ले सकते हो, तीनों शब्द में से कोई सा भी शब्द ले सकते हैं, ठीक है ना। एक छोटा सा हरा चना जो है बांधे मुरेठा शीश पर और अपने सिर के ऊपर पगड़ी बांध करके छोटे गुलाबी फूल का जो है पगड़ी बांधकर सजकर खड़ा है। सजकर क्या है, वो खड़ा हुआ है। तो यहां पर कवि ने चने को एक दूल्हे के समान बताया है कि दूल्हा रूपी जो चना है या चना रूपी जो दूल्हा है
एक समझ में आया ना। तो कौन सा अलंकार हो रहा है, रूपक अलंकार होता है जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर आरोपित कर देते हैं। तो समझिए क्या कि मानो कोई दूल्हा जो है अपने सिर के ऊपर पगड़ी बांध करके और तैयार होकर के खड़ा है। तो कहने का मतलब है कि जब कवि जो है वो खेत की मेड़ पर बैठा हुआ है और वहां पर चने के पौधे को देख रहा है, तो चने का जो पौधा होता है वो बहुत ही छोटा होता है, ज्यादा लंबी हाइट नहीं होती है उसकी, ठीक है। और जब चने लगते हैं उससे पहले उसके ऊपर पीले रंग के क्या लगते हैं, फूल लगते हैं। तो पीले रंग के जो फूल उसके ऊपर लग रहे हैं, तो उसे देखकर क्या कल्पना कर रहा है कि ये छोटा बालिश भर ये हरा चना अपने सिर के ऊपर पीले रंग की जो पगड़ी है वो बांध करके और सज करके खड़ा हुआ है। अर्थात मानो कोई दूल्हा जो है सिर पर पगड़ी बांध करके सज संवर करके तैयार होकर के खड़ा है और पास में ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हटीली, और पास में उसके क्या है, अलसी पौधा जो है वो भी खड़ा हुआ है। और देह की पतली कमर की है लचीली। कमर की लचीली कैसे है कि जो अलसी का जो पौधा होता है वो खेतों के अंदर बेवजह बिना बोए ही उग जाता है। जब जो क्या कहते हैं, अलसी को हम यूँ कह सकते हैं कि जो चना होता है, चने का जो पौधा होता है उसी के साथ साथ वो उग जाता है, और जब हवा चलती है तो वो हिलता है, टहनी उसकी पतली पतली होती है। तो उसको क्या बताया है कि कोमल पतली देह वाली, कमर है लचीली, नीले फूल का उसने गुलदस्ता यहाँ पर सिर पर नीले रंग का फूल उसने सिर पर चढ़ा रखा है, बांध रखा है। तो इस तरह से मानो वो भी वहां पर जिद पूर्वक, हट पूर्वक वहां पर खड़ी हुई है। तो देखिए कि कवि केदारनाथ अग्रवाल जी ग्रामीण परिवेश का चित्रण करते हुए कहते हैं कि मैं चंद्र गहना नामक स्थान को देखकर लौट आया हूं। अब मैं खेत की मेड़ पर अकेला बैठकर यहाँ के प्राकृतिक दृश्यों को देखता हूँ। अब मैं वहाँ से लौटकर देखता हूँ दृश्य, अब मैं मेड़ पर इस खेत की अकेला कि अब मैं वहाँ से लौट आया हूँ और यहाँ खेत की मेड़ पर अकेला बैठ करके और प्राकृतिक दृश्यों को क्या करता हूँ, मैं देखता रहता हूँ। आगे कवि कहता है कि यहाँ के खेत पर एक बालिश्त के बराबर चने का हरा ठिगना और छोटे कद का जो पौधा है, ठीक है ना, बीते के बराबर, यानी कि एक बालिश्त भर, एक छोटा सा ठिगना सा, ठीक है ना, एक हरा चना जो है वो बांधे मुरेठा शीर्ष पर और अपने सिर के ऊपर पीले रंग का या गुलाबी रंग की पगड़ी बांधे हुए है, ठीक है ना, गुलाबी फूल का, ठीक है, गुलाबी रंग की जो पगड़ी है उसे बांधे खड़ा है। अर्थात चने के पौधे के ऊपर छोटा सा गुलाबी रंग का फूल खिल रहा है और उस फूल रूपी पगड़ी को पहनकर वो सजकर खड़ा है। और खेत के बीच में अलसी का पौधा है और वह भी हटीली नायिका की तरह खड़ा हुआ है और उसका शरीर पतला है, कमर लचकदार है। अर्थात अलसी का पौधा पतला और लचकदार है, उसके सिर पर नीला फूल खिला हुआ है। मानो वह उस नीले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है कि जो इस फूल का स्पर्श करे उसे मैं अपना हृदय दान कर दूंगी। आशय यह है कि अलसी का पौधा जो है एक ऐसी सुंदर नायिका के समान अलंकृत है, सुशोभित है, और स्पर्श करने के लिए, उसको छूने के लिए मानो अपने प्रेमी को क्या कर रही है, आकृष्ट कर रही है। तो इस तरह से जो कवि है खेत की मेड़ पर बैठकर और वहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता है उसका वो क्या करता है, वर्णन करता है। तो देखिए बच्चों, एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट में ले लीजिए, फिर मैं इनके जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे 4 क्वेश्चन आते हैं नीचे, और उन चारों क्वेश्चनों का उत्तर हम लोग कैसे लिख सकते हैं ये मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो मैं इसको एक बार मिटा देता हूं और फिर चारों क्वेश्चन में लिख करके आपको समझा देता हूं। आपको अपनी नोटबुक के अंदर नोट करने हैं वो चारों क्वेश्चन।
देखो, कविता के आधार पर चने के पौधे की रूप सज्जा का वर्णन कीजिए। अब देखिए, पहला प्रश्न जैसे ये लिखवा रहे हैं, यहां पर मैं नोट कर देता हूं। कविता के आधार पर इसके दो पोर्शन बना लेते हैं ताकि सारे आंसर आ जाए। कविता के आधार पर चने के, आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, चने के पौधे की रूप सज्जा का वर्णन कीजिए। उत्तर लिखिए। चने का पौधा छोटा, ठिगना, वह कम ऊंचा होता है, उस पर गुलाबी रंग के फूल आए हुए हैं, उस पर गुलाबी फूल आए हुए हैं। इससे ऐसा लगता है, इससे ऐसा लगता है कि कोई दूल्हा गुलाबी रंग की पगड़ी पहने हुए खड़ा है। या गुलाबी साफा सिर पर लपेटकर बन ठनकर खड़ा है, बन ठनकर खड़ा हो। ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है इसके अंदर, चने के पौधे को ठिगना क्यों कहा गया है? प्रश्न सेकंड है, चने के पौधे को ठिगना क्यों कहा गया है? ठीक है। जो चने का पौधा होता है उसे ठिगना क्यों कहा गया है? क्योंकि उसका आकार जो होता है बहुत छोटा होता है, वह अन्य पौधों के आकार में बहुत ही छोटा होता है। चने का पौधा अन्य फसल के पौधों की तुलना में छोटा होता है। यह पौधा छोटी छोटी टहनियों वाला होता है। इसकी ऊंचाई कम तथा
चौड़ाई मोटाई ज़्यादा होती है। इसी कारण कवि ने इसे ठिगना कहा है। इसी कारण इसे कवि ने क्या कहा है? ठिगना कहा है। कवि ने अलसी को हठीली क्यों कहा है? तीसरा क्वेश्चन है इसके अंदर, कवि ने अलसी को हठीली क्यों कहा है? अलसी, सुनिए ध्यान से, अलसी चने के पौधे के पास जबरदस्ती उग जाती है। हवा के झोंकों के कारण बार बार झुक जाने पर भी खड़ी होकर लहराने लगती है। वह विपरीत स्थिति में भी खड़ी रहने की पूरी कोशिश करती है। इसी कारण कवि ने उसे हठीली कहा है। इसी कारण कवि ने उसे हठीली कहा है। कवि ने अलसी के किस रूप की कल्पना की है? चौथा प्रश्न इसके अंदर है, प्रश्न संख्या 4। कवि ने अलसी के किस रूप की कल्पना की है? कवि ने अलसी के किस रूप की कल्पना की है? तो देखिए बच्चों, कवि ने अलसी के पौधे को देखकर, उत्तर लिखना इसका, कवि ने अलसी को देखकर यह कल्पना की है कि वह पतले शरीर वाली नायिका के समान है, जो कि अपने शरीर का स्पर्श करने वाले को
प्रेम करने के लिए आकर्षित कर रही है, आकर्षित कर रही है। तो देखिए बच्चों, ये जो 4 क्वेश्चन आपके सामने मैंने नोट करे हैं, इसी तरह से आपको एग्जाम के अंदर जो है पेपर बनने वाला है और आपसे पूछ लिया जाएगा भाई ये पंक्तियां दे दी हैं और इनके हिसाब से अब उत्तर बताइए। तो देखिए, कविता के आधार पर चने के पौधे की रूप सज्जा का वर्णन कीजिए। तो चने का जो पौधा होता है वो छोटा होता है, ठिगना होता है, कम ऊंचाई होती है और उस पर गुलाबी फूल आए हुए हैं और इससे ऐसा लगता है कवि को कि मानो जो दूल्हा है वो गुलाबी रंग की पगड़ी पहने हुए खड़ा हो या गुलाबी साफा सिर पर लपेट कर बन ठन करके खड़ा हुआ हो, उसे ऐसा वो लगता है। फिर दूसरा क्वेश्चन है भाई, चने के पौधे को ठिगना क्यों कहा गया है? क्योंकि भाई चने का जो पौधा होता है वो अन्य जो फसली पौधे आते हैं, अन्य फसल के जो पौधे होते हैं उनकी तुलना में वो छोटा होता है और यह पौधा जो है छोटी छोटी टहनियों वाला होता है, इसकी ऊंचाई कम तथा चौड़ाई मोटाई ज़्यादा होती है, इसी कारण कवि ने इसे ठिगना कहा है। कवि ने अलसी को हटीली क्यों कहा है? अलसी जो होती है वो चने के पौधे के पास में ज़बरदस्ती खड़ी हो जाती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, और हवा के झोंकों के कारण वो बार बार झुक जाने पर भी खड़ी होकर लहराने लगती है। ये विपरीत स्थिति में खड़ी रहने की पूरी कोशिश करती है, इसी कारण कवि ने इसे हटीली कहा है। मतलब कितने सारे संकट उसके ऊपर आते हैं जब भी वो है अपने स्थान को नहीं छोड़ती है। फिर है, कवि अलसी के किस रूप की कल्पना की है? कवि अलसी को देखकर ये कल्पना की है कि वह पतले शरीर वाली नायिका के समान है जो अपने शरीर का स्पर्श करने वाले को प्रेम करने के लिए क्या कर रही है? आकर्षित कर रही है। यानी कि एक ऐसा प्रेमी जो उसको स्पर्श करेगा तो उसको आकर्षित कर रही है, मतलब वो उसकी सुंदरता के बारे में बात हो रही है। तो देखिए बच्चों, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका और अपनी जो नोटबुक है उसके अंदर ये चीज़ें आप लोग नोट करते रहेंगे ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अब देखिए, हम यहाँ कवि ने जो ये बात कही है कि भाई कैसे आप इन चीज़ को समझ सकते हैं, फिर आगे की जो पंक्तियां हैं वो मैं बोल बोल कर आपको थोड़ा सा समझा देता हूं इसको कि और सरसों की ना पूछो हो गई सबसे सयानी। आगे जो कवि कह रहा है कि अब जो सरसों है, सरसों के बारे में तो पूछो ही मत, अब तो वो हो गई है सयानी। अब सयानी किसको कहते हैं? कि जब लड़की बड़ी हो जाती है, ठीक है ना, तो उसे कहते हैं भाई शानी होगी लड़की, सयानी हो गई, समझदार हो गई, और अब इसके पीले हाथ कर दो और पीले हाथ करके इसकी शादी कर दो और अगले घर भेज दो। समझ में आई नहीं? सयानी होगी। तो कवि यहाँ पर सरसों को एक ऐसी युवती के रूप में उसकी कल्पना कर रहे हैं कि जो यौवन में, युवावस्था में आ गई है और वह मानो अपने हाथों को पीला करके, पीले रंग से अपने हाथों को सजा करके और वो आ गई है, मंडप में आ गई है और वहां एक स्वयंवर सा हो गया है। कैसा हो गया है? स्वयंवर सा चल रहा है। तो देखिए क्या कह रहे हैं, और सरसों की ना पूछो हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी, और मानो वह विवाह के मंडप में आ गई है। फाग गाता मास फागुन, और फाग के गीत गाते हैं। फागुन का महीना आता है, ठीक है ना, जब सरसों कटती है, गर्मियों का मौसम शुरू हो जाता है थोड़ा थोड़ा सा, तो फाग गाता फाग मास फागुन, और मास का महीना आया है आज, जैसे देखता हूं मैं स्वयंवर हो रहा है, और ऐसे लग रहा है मानो जैसे स्वयंवर हो रहा है। अब स्वयंवर के अंदर क्या होता है भाई? विवाह हो रहा है, ठीक है ना, विवाह होता है। तो यहां पर भी प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा इस विजन में। विजन का मतलब लिख लीजिए वीरान, सुनसान। विजन का मतलब क्या होता है? वीरान, सुनसान। दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है, और प्रेम की प्रिय भूमि अत्यधिक उपजाऊ है, और पैरों के तले है एक पोखर, और पैरों के नीचे एक पोखर है। पोखर क्या होता है? एक पानी का स्रोत होता है जहां से लगातार पानी निकलता रहता है, और उसके आसपास के जो पत्थर होते हैं वो हमेशा उस पानी से क्या रहते हैं? गीले रहते हैं। तो इसको देखकर कवि कल्पना क्या कर रहा है बच्चों, कि उस पानी के स्रोत से मानो उन पत्थरों की प्यास ही नहीं बुझ रही है, उनकी प्यास नहीं बुझ रही है, ठीक है, उठ रही हैं
इसमें लहरियां नील तल में जो उगी है घास भूरी, और वहाँ पर नीले तल में हरी हरी घास उग जाती है, क्योंकि बार बार पानी जब आता रहता है तो वहाँ पर हरी हरी घास भी बोलते हैं, जिसको काई भी बोलते हैं, जम जाती है, फिसलन आ जाती है। ले रही है वह भी लहरियाँ, और वो भी क्या ले रही है? लहरियाँ ले रही है। अर्थात कवि आगे यहाँ पर वर्णन कर रहा है कि खेतों में उगी हुई सरसों अब काफ़ी बड़ी हो गई है। अपनी बुक में ध्यान दीजिए। और सरसों की ना पूछो हो गई सबसे सयानी, सरसों अब काफ़ी बड़ी हो गई है और उस पर पीले रंग के फूल आ गए हैं। और सरसों पर युवती का आरोप किया है। सरसों के ऊपर एक युवती यानी कि एक लड़की का आरोप करते हुए कहा है कि सरसों अब समझदार युवती हो गई है और अब उसने विवाह के लिए हाथ पीले कर लिए हैं, और अपने हाथ पीले करके वो विवाह मंडप में आ गई है। और फागुन का जो महीना चल रहा है उसमें फाग गाता हुआ आया है। इससे कवि को कुछ आश्चर्य भी होता है, क्या खेत में कोई स्वयंवर हो रहा है? उसको इस बात का आश्चर्य होता है कि देखता हूं मैं स्वयंवर हो रहा है, कि ऐसे लगता है कि मानो खेत के अंदर किसी का क्या हो रहा है? स्वयंवर हो रहा है, स्वयंवर चल रहा है। प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। तो यहाँ सरसों के खेतों की पीली आभा के रूप में, पीली चमक के रूप में प्रकृति का प्रेम से भरा हुआ आंचल हिल रहा है। जैसे सरसों के खेत के अंदर सरसों हिल रही है, तो मानो उसे देखकर कवि क्या कह रहा है कि प्रकृति का प्रेम से भरा हुआ आंचल हिल रहा है, पीली सरसों के खेत लहरा रहे हैं। और इस तरह विजन मतलब एकांत में, एकांत स्थान पर क्या हो रहा है? प्रेम का प्रसार हो रहा है। दूर व्यापारिक नगर है, और वहाँ ग्रामीण संस्कृति से जो नगर है वो व्यापारिक नगर है, क्योंकि नगर जो होता है वहाँ पर व्यक्ति अपने व्यवसाय में, व्यापार में इतना व्यस्त होता है कि वह प्राकृतिक जो सुंदरता होती है उसका आनंद ही नहीं ले पाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ग्रामीण संस्कृति और जो नगरी संस्कृति उसका भी थोड़ा सा अंतर बताने की कोशिश कर रहे हैं। दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है, यानी उस व्यापारिक नगर से ये प्रेम की भूमि है, ये बहुत अत्यधिक क्या है? उपजाऊ है। पीली सरसों लहरा रही है, इस तरह एकांत स्थान पर प्रेम का प्रसार हो रहा है। और कवि कहता है कि व्यापारिक नगर से दूर इस गांव के खेतों में प्रेम भाव की प्रिय भूमि अत्यधिक उपजाऊ है। यहाँ प्रेम भाव का व्यवहार अधिक दिखाई देता है। उस खेत या गांव के पैरों तले अर्थात नीचे एक पोखर है, और उसमें जल की छोटी छोटी लहरें उठ रही है, और उस पोखर के नीचे तल में जो घास उगी है वह भूरी है, और वह भी छोटी छोटी लहरों के साथ हिल डुल रही है। अर्थात ग्रामीण परिवेश का प्राकृतिक वातावरण अत्यधिक सुंदर और मनोरम दिखाई देता है। तो देखिए बच्चों, आज हम इसमें इतना ही पढ़ेंगे, और उम्मीद है कि ये दोनों जो लाइनें, पंक्तियां हम पढ़ रहे हैं वो आपको समझ में भी आ गई होंगी। इसी तरह से आप पढ़ते रहें, जुड़े रहें। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आप पूछ सकते हैं पर्सनली मैसेज करके। तो मिलते हैं हम लोग अगली बार इस कविता को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।